जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हिम्मत मत खोना, अभी काफ़ी आगे जाना है। हिम्मत मत खोना, अभी काफ़ी आगे जाना है। और जिसने कहा तेरे बस का नहीं, उसे भी करके दिखाना है। दोस्तों, इस न्यू एनर्जी के साथ न्यू लेक्चर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप लोगों को पता होगा, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में जीवों में जन्म, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म स्टार्ट किया था। इस लेक्चर में हम लोगों ने जीवों के जनन के बारे में पढ़ा था। जीवों के जनन की जो दो प्रक्रियाएं होती है, अलैंगिक जनन तथा लैंगिक जनन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसके बारे में पढ़ा था। अच्छा दोस्तों, आपको पता होगा कोई भी जीव जनन आखिर क्यों करता है। जनन की जो प्रक्रिया होती है, जीव अपनी संतति को आगे बढ़ाने के लिए, अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाने के लिए और अपनी जनसंख्या को वृद्धि करने के लिए करते हैं। अच्छा, जनन की प्रक्रिया में आपको पता होगा कोई भी जीव अपने ही समान, एक अपने ही प्रकार के जीवों को जन्म देता है। अच्छा, जब कोई जीव जनन करेगा तो जन्म की तो तो जनन की प्रक्रिया के दौरान कोई नया जीव को जन्म भी देगा। अच्छा, जब कोई नया जीव जन्म लेगा तो उसकी मृत्यु भी होगी। मतलब तात्पर्य ये है कि जब कोई आया है तो उसको जाना ही पड़ेगा। जो आया है उसे तो जाना ही है। यानी किसी भी जीव की जो जन्म लेगा उसकी मृत्यु आवश्यक है। तो उसकी मृत्यु आवश्यक है। तो जो जीव कोई भी जो जीव जन्म लेता है और उसकी मृत्यु होती है, तो किसी भी जीव के जन्म से लेकर मृत्यु तक का समय कहलाता है जीवन काल। क्या कहलाता है? जीवन काल, लाइफ स्पैन। अच्छा दोस्तों, ये जो लाइफ स्पैन है, जीवन काल है, सभी जीवों में अपना अलग अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें तो क्रू क्रू 15 ईयर, 15 साल, कौवा 15 साल जीवित रहता है। और पैरट, तोता 140 ईयर, 140 साल, 140 ईयर, 140 वर्ष जीवित रहता है। अच्छा, कौवा और तोता देखने में लगभग एक प्रकार के दिखाई देते हैं। देखने में लगभग उनके शरीर का आकार, संरचना थोड़ा बहुत आगे बड़ा छोटा हो सकता है, पर एक ही जैसा दिखाई देता है। पर इन लोगों के जीवन काल 15 वर्ष, 140 ईयर, ये इतना ज्यादा डिफरेंस क्यों है, इतना ज्यादा भिन्न क्यों है? मतलब इससे हम लोगों को एक बात पता चलती है, एक बात का निष्कर्ष हम लोग निकाल सकते हैं कि किसी भी जीव का जीवन काल, लाइफ स्पैन, उसके शरीर के आकार, संरचना और उसके स्वरूप पर निर्भर नहीं करता है। किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो लाइफ स्पैन है, उसके डिजाइन और शेप और साइज पर निर्भर नहीं करता है। तो फिर किस पर निर्भर करता है? किसी भी जीव का जो जीवन काल होता है, उसके इंटरनल प्रॉपर्टी, केमिकल नेचर, फूड, हैबिटेट, वाटर और उसका जो एनवायरमेंट होता है, उस पर निर्भर करता है। अच्छा दोस्तों, आपको पता होगा कि जब कोई जीव का जन्म होगा तो उसकी मृत्यु भी निश्चित है। इसका मतलब ये, कोई भी जीव स्थायी रूप से यहाँ पर हमेशा के लिए अमर नहीं है। हर जीवों की मृत्यु होती है। यानी कह सकते हैं नोबडी इज इमॉर्टल, कोई भी अमर नहीं है। पर सामान्यतः बायोलॉजी में, जीव विज्ञान में, हम लोग एक कोशिकीय जीवों को अमर मानते हैं। कोशिकीय जीवों को अमर मानते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को, यूनिसेलुलर, सिंगल सेल्ड, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म को, एक कोशिका जीवों को अमर मानते हैं। वो इसलिए क्योंकि जो एक कोशिका जीव होते हैं, फॉर एग्जांपल अमीबा, एक अमीबा है, अगर ये दो भागों में विभाजित होकर समान प्रकार के दो अमीबा बना लेता है, तो इसका जो नया अमीबा जन्म लिया है वो अपने पुराने अमीबा यानी मातृ कोशिका के जैसे ही होगा। इसके अंदर इंटरनल और आउट की साइड की जो प्रॉपर्टी, यानी इनकी इंटरनल और एक्सटर्नल, जो अंतः और बाह्य जो इसकी प्रॉपर्टी, इसके गुण है, वो एक समान होंगे। अच्छा, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक बैक्टीरिया है, द्विखंडन के द्वारा दो बैक्टीरिया को जन्म देता है, तो जो नया जन्म लेने वाला बैक्टीरिया होगा वो अपने पुरानी मातृ कोशिका के जैसा ही होगा। और जो नया जन्म लिया हुआ बैक्टीरिया है, उसके आंतरिक और बाह्य गुण अपने पुराने बैक्टीरिया के जैसे ही होंगे। इसीलिए सामान्यतः एक कोशिकीय जीवों को अमर माना जाता है, इनकी मृत्यु नहीं होती, ऐसा माना जाता है। और सभी जीवों में यह जीवन काल अलग अलग होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैंगो ट्री की बात करें तो 200 से 300 वर्ष, 200 से 300 साल मैंगो ट्री, आम का पेड़, जीवित रहता है। उसके साथ पीपल की बात करें तो 300 से 400 वर्ष, और बरगद का जो बनियान ट्री होता है वो 500 से 600 वर्ष जीवित रहता है। तो सभी जीवों में देखेंगे जो जीवन काल होता है, लाइफ स्पैन होता है, अपना अलग अलग होता है। अच्छा दोस्तों, जैसा आप लोग जनन के बारे में हम लोगों ने अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन पढ़ा था। अच्छा दोस्तों, पौधों में
जो पुष्पीय पौधे होते हैं सामान्यतः लैंगिक जनन पाया जाता है। पर कुछ पौधों को आपने देखा होगा, अगर हमको नए पौधे को जन्म देना है या उनको लगाना है तो हम लोग पौधों के छोटे से भाग को अलग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे आलू, अगर आपको आलू का पौधा लगाना हो तो आप क्या करेंगे, आलू को कट करेंगे, जहाँ पे उनकी आंखें होती है, उनका जो बड होता है, ट्यूबर होता है, उसको आप लोग मिट्टी में लगा देंगे और नए पौधे का जन्म हो जाएगा। अगर आप लोगों को गुलाब का रोज प्लांट लगाना है तो आप क्या करेंगे, रोज के प्लांट को कट करेंगे, उसके स्टेम को आप लोग मिट्टी में लगा देंगे और नया प्लांट जन्म लेगा। अच्छा दोस्तों, जब किसी पौधे से एक छोटे से भाग से एक नए पौधे का जन्म होता है तो इसके लिए एक शब्द दिया जाता है, बोला जाता है कायिक प्रवर्धन। क्या कहते हैं, कायिक प्रवर्धन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। दोस्तों वेजिटेटिव प्रोपगेशन, कायिक प्रवर्धन क्या है? कायिक प्रवर्धन यह एक प्रकार का अलैंगिक जनन ही है, अलैंगिक एक्सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही है। जब किसी पौधे के एक भाग से नए पौधे का जन्म होता है तो इस प्रक्रिया को, इस जनन को कहते हैं कायिक प्रवर्धन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। अच्छा, आपको पता है कि एक पौधे के एक भाग से जन्म हो रहा है नए पौधे का, मतलब इसमें एक पेरेंट, एक जनक ही भाग ले रहा है, तो इसको क्या कहेंगे, अलैंगिक जनन ही कहेंगे। अच्छा, कायिक प्रवर्धन आपको मैंने बताया कि एक पौधे के किसी एक भाग से नए पौधे का जन्म होता है। जो भाग जनन की प्रक्रिया में इन्वॉल्व होता है, यानी जिस भाग से नए पौधे का जन्म होता है उस भाग को बोलते हैं प्रवर्धक, प्रोपग्यूल्स, प्रोपग्यूल्स। कायिक प्रवर्धक बोलते हैं प्रवर्धक, प्रोपग्यूल्स। और ये जो प्रोपग्यूल्स है यही पौधे के एक भाग से नए पौधे को जन्म देते हैं। अच्छा, ये जो प्रवर्धक है, प्रोपग्यूल्स है, ये सभी पौधों में अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। जैसे अगर हम लोग आलू की बात करें तो जिसको हम लोग आंख बोलते हैं, ट्यूबर कहते हैं, वो ट्यूबर होता है, वो एक आलू का स्टेम पार्ट होता है। वो ट्यूबर एक नए आलू के पौधे को जन्म देता है, जिससे फिर नया ढेर सारा पौधा एक पौधा जन्म लेता है, जिससे ढेर सारा नया आलू फिर बनता है। उस आलू के कायिक प्रवर्धक को हम लोग कहेंगे ट्यूबर। क्या कहेंगे, ट्यूबर। तो ढेर सारे यहाँ पे कई पौधों के कुछ जो महत्वपूर्ण कायिक प्रवर्धक है, प्रोपग्यूल्स है, उसको हम लोग लिख लेंगे, जानेंगे। जैसे ट्यूबर, ट्यूबर कहाँ होता है, पोटैटो में, आलू में। सेकेंड, राइजोम कहाँ होता है, जिंजर, अदरक में। बल्बिल कहाँ होता है, एगियो में। ऑफसेट वाटर हाइसिंथ में। और नेक्स्ट लीफ बड होता है ब्रायोफिलम में। तो दोस्तों आप लोग को ये पता होगा जो अभी मैंने बताया, वेजिटेटिव प्रोपग्यूल्स यानी पौधों का एक ऐसा भाग जिससे नए पौधे का जन्म होता है, जिसे बोलते हैं कायिक प्रवर्धक, वेजिटेटिव प्रोपग्यूल्स। ये वेजिटेटिव प्रोपग्यूल्स अलग अलग पौधों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। पहला है ट्यूबर, जो कि आलू में होता है। आलू में जो होता है उसे क्या कहते हैं, ट्यूबर, यानी ट्यूबर, जो आलू की आंख होती है उसे ट्यूबर कहा जाता है। ट्यूबर से ही नए पौधे का जन्म होता है। अच्छा, राइजोम, ये जिंजर, अदरक में होता है। अदरक में जिस पार्ट से नए पौधे का जन्म होता है उसे क्या कहते हैं, राइजोम। वैसे एगियो में, एगियो एक पौधा होता है, देखे होंगे आप लोग, एगियो में जिस भाग से नए पौधे का जन्म होता है उसे कहते हैं बल्बिल। अच्छा, वाटर हाइसिंथ, वाटर हाइसिंथ आप लोग देखो, जलकुंभी एक लास्ट होता है, ब्रायोफिलम, लीफ बड, उसका जो लीफ होता है, किसी भी लीफ होता है, जैसे उसका लीफ है तो लीफ में छोटे छोटे ऐसे ऐसे रूट टाइप के हेयर्स निकलते होते हैं, यहाँ से एक नए पौधे का जन्म होता है। ये ब्रायोफिलम में होता है। क्या होता है, ब्रायोफिलम में, लीफ बड। तो एक बार फिर से देखेंगे, ट्यूबर आलू में, पोटैटो में, राइजोम जिंजर में, बल्बिल एगियो में, ऑफसेट वाटर हाइसिंथ में, लीफ बड ब्रायोफिलम में। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये पता चला वेजिटेटिव प्रोपगेशन। दोस्तों आप लोग को अभी मैंने बताया वेजिटेटिव प्रोपगेशन, कायिक प्रवर्धन। कायिक प्रवर्धन पे एक बात ध्यान देंगे, ये भी एक प्रकार का अलैंगिक जनन ही है, क्योंकि ये पौधे के एक भाग से नए पौधे को जन्म देता है। अच्छा, तो फिर डिफरेंस क्या होता है लैंगिक जनन तथा अलैंगिक जनन में? दोस्तों मैंने बताया था 3-4 पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन के बीच डिफरेंसेस। देखिए, अलैंगिक जनन में सामान्यतः आपको पता हो एक पेरेंट्स भाग लेता है, एक जनक भाग लेता है, एक जनक से नए जीव की उत्पत्ति होती है। अलैंगिक जनन, एक जब दो जीव या दो गैमेट मिलकर के नए जीव की उत्पत्ति करते हैं उसे कहते हैं लैंगिक जनन। अच्छा, लैंगिक जनन की प्रक्रिया काफी सिंपल, सादी और
सिंपल और कम समय लेने वाली होती है, ठीक है। जो लैंगिक जनन की प्रक्रिया होती है काफी समय लेने वाली प्रक्रिया होती है तथा कॉम्प्लिकेटेड और स्टेप बाय स्टेप फॉलो होता है। अच्छा, अलैंगिक जनन में जो जीव होता है सामान्यतः अपने माता पिता यानी अपने एक जो सिंगल पेरेंट होता है उसकी तरह का होता है। उसमें सामान्यतः क्लोन की उत्पत्ति होती है। क्या बनता है? क्लोन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, अलैंगिक जनन में क्लोन बनता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या बनता है? वेरिएशन आता है। मीन्स जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जिसमें दो पेरेंट्स या दो डिफरेंट जेंडर के गैमेट इन्वॉल्व होते हैं और वहां पे जो जीव होगा अपने माता पिता की तरह नहीं होता, थोड़ा सा डिफरेंट होता है उन लोगों में, उनका कैरेक्टर, उनका जो नेचर होता है, उनका जो प्रॉपर्टी होता है, इससे वेरिएशन आता है, ठीक है। तो ये डिफरेंस आपके लैंगिक जनन तथा अलैंगिक जनन के थे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। दोस्तों जैसा कि आपको मैंने बताया, जीवों में जब लैंगिक जनन होता है, जब जीवों में लैंगिक जनन की प्रक्रिया होती है तो सामान्यतः उसके शरीर में ढेर सारे परिवर्तन होते हैं। आपको पता होगा कि पौधों में भी लैंगिक जनन होता है और जंतुओं में भी लैंगिक जनन होता है, प्लांट्स में भी लैंगिक जनन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और एनिमल्स में भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अच्छा दोस्तों, आपको पता होगा कि जब जीवों में लैंगिक जनन की प्रक्रिया शुरू होने वाली होती है या पौधों में लैंगिक जनन की प्रक्रिया शुरू होने वाली होती है तो इन जीवों में शरीर में ढेर सारे संरचनात्मक और हार्मोन के बदलाव आते हैं, परिवर्तन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ह्यूमन की बात करें, मानव की बात करें, तो ह्यूमन में 12 से लेकर 10 साल, 10 से लेकर 12 साल के बीच, वर्ष के बीच जो समय होता है वह कहलाता है जुवेनाइल फेज, किशोरावस्था। मतलब ये जो अवस्था होती है, इस टाइम पीरियड में, इस समय में कोई भी जंतु जो जीव होता है, खास मानव की अगर बात करें तो वो जनन की प्रक्रिया करने में सक्षम नहीं होता है और यही वाली अवस्था पौधों में कहलाती है वेजेटेटिव कायिक अवस्था। क्या कहलाती है? कायिक अवस्था, वेजेटेटिव फेज, वेजेटेटिव फेज। अच्छा, तो आपको ये बात पता चला कि कोई भी जीव, खासतौर से अगर पौधे और जंतुओं की बात करें तो लैंगिक जनन की जो प्रक्रिया होती है, जब लैंगिक जनन की प्रक्रिया होने वाली होती है, उसकी शुरुआत होती है जनन प्रक्रिया की, तो जंतुओं में या पौधों में, दोनों में उसके शरीर में और हार्मोन्स के ढेर सारे परिवर्तन आते हैं जिससे उसके लैंगिक जनन की प्रक्रिया शुरू होती है। जब कोई जीव, चाहे पौधा हो या जंतु हो, लैंगिक जनन की प्रक्रिया नहीं करता है, यानी उसके में लैंगिक जनन की अवस्था अभी शुरू होने वाली होती है, तब तक का समय, जन्म से लेकर लैंगिक जनन करने की प्रक्रिया जो शुरू होती है तब तक का समय कहलाता है पौधों में कायिक अवस्था, वेजिटेटिव फेज, और जंतुओं में कहलाता है जुवेनाइल, किशोरावस्था, जुवेनाइल फेज, किशोरावस्था। ठीक है दोस्तों। अच्छा, जब जंतुओं में या पौधों में लैंगिक जनन की प्रक्रिया शुरू होने वाली होती है, उस दौरान उसके शरीर में ढेर सारे हार्मोनल चेंज होते हैं, यानी उसके शरीर में ढेर सारे हार्मोन्स के परिवर्तन होते हैं जिससे उनके शरीर में ढेर सारे बदलाव आते हैं और फिर जनन की प्रक्रिया शुरू होती है। पौधों के हार्मोन्स जैसे ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन आदि आदि जितने ढेर सारे हार्मोन्स हैं वो सारे चेंज होते हैं और फिर उनमें पुष्प की उत्पत्ति होती है और पुष्प में लैंगिक जनन अंग होते हैं जिससे लैंगिक जनन की प्रक्रिया आगे बढ़ती है। वैसे ही जंतुओं की बात करें, अगर हम ह्यूमंस की बात करें, ह्यूमंस में आपको पता होगा जब बॉय गर्ल्स है, 10 से लेके 12 साल, 10 to 12 ईयर्स तक उनके जो बॉडी के स्ट्रक्चर होते हैं, उनके जो हाव भाव होते हैं, उनके जो वॉइस का जो पिच होता है, उनके जो हेयर्स होते हैं, बॉडी हेयर्स होते हैं, लगभग एक जैसे होते हैं, उनके बॉडी के स्ट्रक्चर समान होता है। पर देखेंगे 12 साल के बाद जब उनमें लैंगिक जनन की अवस्था शुरू होती है, यानी जुवेनाइल फेज उनका जब, उसके बाद जुवेनाइल फेज के बाद जबकि अवस्था आती है, यानी लैंगिक जनन की प्रक्रिया जब शुरू होने वाली होती है, उनके बॉडी में ढेर सारे चेंजेस आते हैं, वो हार्मोन की वजह से होता है। और जैसे फिर उसके बाद 12 से 13 वर्ष के बाद लड़कों में अलग तरह के बदलाव आते हैं, लड़कियों में अलग तरह के। देखेंगे बॉयज में, देखेंगे जनरली क्या होता है, दाढ़ी, मूछ, बियर्ड, माउसेस जो होता है उसमें हेयर्स ग्रो होने लगते हैं। फिर उसके साथ जो लैंगिक जनन अंग होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होते हैं, वहां पर हेयर्स ग्रो होते हैं। बॉयज की जो वॉइस होती है भारी हो जाती है और स्लो होती है और एग्रेशन उनके अंदर आता है क्योंकि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, एंड्रोजन हार्मोन्स का ग्रो होता है। वैसे गर्ल्स में, दूसरी तरफ गर्ल्स में देखेंगे तो उनकी वॉइस पतली होती है, पिच पतली होती है, उसमें ब्रेस्ट का ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है और जो जेनाइटल ऑर्गन्स होते हैं, जनन के जो अंग होते हैं उसके आसपास हेयर्स आते हैं। तो ये दोनों के डिफरेंस होते हैं, ये हार्मोन्स की वजह से ये डिफरेंस आता है। ठीक है, हार्मोन्स की वजह से ये ढेर सारे चेंजेस आते हैं और फिर जाकर के लैंगिक जनन की प्रक्रिया शुरू होती है। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको ये पता चला होगा कायिक अवस्था, वेजिटेटिव फेज और ये
जुवेनाइल फेज, किशोरावस्था। प्री फर्टिलाइजेशन स्टेज का मतलब पूर्व निषेचन यानी निषेचन की पहले की घटना है। दूसरा फर्टिलाइजेशन स्टेज यानी निषेचन की घटना है। और तीसरा पोस्ट फर्टिलाइजेशन मतलब निषेचन की बाद की घटना है। यही 3 घटनाएं, यही 3 इवेंट्स मिल करके, 3 स्टेप मिल करके आपकी लैंगिक जनन की प्रक्रिया को पूर्ण करते हैं। यानी लैंगिक जनन की प्रक्रिया में यही 3 स्टेप होते हैं जो भाग लेते हैं। जैसे सबसे पहले देखेंगे प्री फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन की पहले की घटना। अच्छा, निषेचन होता क्या है? आपको पता होगा जो निषेचन होता है नर तथा मादा युग्मक का फ्यूजन, मिल जाना निषेचन होता है। तो निषेचन की प्रक्रिया तो तब होगी जब नर तथा मादा युग्मक बनेंगे, और नर तथा मादा युग्मक बनने की प्रक्रिया प्री फर्टिलाइजेशन यानी पूर्व निषेचन की घटनाओं में आता है। अच्छा, प्री फर्टिलाइजेशन स्टेज में 2 घटनाएं होती है, तो हम लोग इसको भी एक बार समझते हैं। प्री फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन की पहले की क्या क्या घटनाएं होती है लैंगिक जनन में, ठीक है। दोस्तों, आपको मैंने बताया जो लैंगिक जनन की सबसे पहली घटना होती है उसे कहते हैं पूर्व निषेचन यानी प्री फर्टिलाइजेशन। अच्छा, आपको ये बात पता होगी कि जब जो जंतु होते हैं उनमें जो मेल और फीमेल यानी नर और मादा होते हैं, उनमें जंतुओं में जो नर युग्मक और मादा युग्मक बनता है वो एक पास आने के लिए यानी निषेचन करने के लिए जंतु आपस में सक्षम होते हैं और एक पास आते हैं, और उनमें जो युग्मक का स्थानांतरण है यानी ट्रांसफर होता है वो आसानी से हो जाता है। मतलब जैसे अगर ह्यूमन की बात करें, मानव की बात करें, तो मेल के अंदर बनता है शुक्राणु और फीमेल के अंदर बनता है अंडाणु ओवम, और मेल अपना शुक्राणु फीमेल के पास जा करके ट्रांसफर कर सकता है। लेकिन पौधों में ये प्रक्रिया कैसे होती है? पौधों में ये प्रक्रिया कैसे होती है यानी पौधों में ये प्रक्रिया, अगर कोई नर जनन अंग दूसरे पौधे पे और मादा जनन अंग दूसरे पौधे पे, तो फिर कैसे ट्रांसफर होगा, कैसे स्थानांतरण होगा? इस प्रक्रिया के लिए एक शब्द होता है पॉलिनेशन। क्या होता है? परागण। परागण 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 की घटना होती है, युग्मक स्थानांतरण होती है, परागण की घटना पॉलिनेशन। पॉलिनेशन दोस्तों परागण मतलब एंथर से, परागकोश से जो परागकण होते हैं ट्रांसफर होकर फीमेल के पार्ट वर्तिकाग्र पर स्टिग्मा पे जाकर गिरते हैं। ये जो ट्रांसफर होता है इसी को कहा जाता है परागण, पॉलिनेशन। आई होप दोस्तों ये आपको समझ में आया होगा। अब ये जो परागण होता है इसको हम आगे देखेंगे, ठीक है। अभी हम लोग एक शब्द युग्मक जनन, गैमीटोजेनेसिस पर 1 मिनट के लिए फोकस करते हैं। अच्छा दोस्तों, जो जीव होते हैं लैंगिक जनन करने वाले जो जीव होते हैं, युग्मक जनन गैमीटोजेनेसिस यानी युग्मक का निर्माण करते हैं। युग्मक का निर्माण करना ही युग्मक जनन कहलाता है यानी गैमीटोजेनेसिस कहलाता है। अच्छा, जब लैंगिक जनन करने वाले जीवों में गैमीटोजेनेसिस की प्रक्रिया होती है तो 3 प्रकार के गैमीट, 3 प्रकार से गैमीट का निर्माण होता है, युग्मक का निर्माण होता है। दोस्तों, अगर कोई जीव लैंगिक जनन करता है तो लैंगिक जनन की प्रक्रिया में सबसे पहले जो घटना होती है वो होती है युग्मक जनन, गैमीटोजेनेसिस यानी नर युग्मक और मादा युग्मक का बनना। अच्छा, आप देखेंगे कि अगर नर युग्मक और मादा युग्मक एक जैसा है, अगर किसी जीव में लैंगिक जनन की प्रक्रिया में जब गैमीटोजेनेसिस हो रहा है, युग्मक जनन की प्रक्रिया हो रही है, अगर नर तथा मादा युग्मक ये मेल और फीमेल दोनों गैमीट एक जैसा है तो इसे कहेंगे आइसोगैमस। क्या कहेंगे? आइसोगैमस, समयुग्मकी। अच्छा, अगर किसी जीव में दोनों एक जैसे हैं, दोनों अलग अलग प्रकार के डिजाइन में दोनों अलग अलग प्रकार के हैं, इसे कहेंगे गैमीट अलग अलग प्रकार के, इसे कहेंगे एन आइसोगैमस, विषम युग्मकी। अच्छा, अगर किसी जीव में ये तीनों, ये तीसरा कंडीशन, अगर अगर दोनों युग्मक अलग विभिन्न प्रकार के हैं और अगर नर युग्मक काफी छोटा है और मोटाइल है और बड़ा है, मादा युग्मक काफी बड़ा है और नॉन मोटाइल है यानी ये गतिशील नहीं है, तो फिर इसको कहेंगे अंड युग्मकी, उगैमस। यहाँ पर सम युग्मकी में दोनों नर तथा मादा युग्मक गतिशील होते हैं, मोटाइल होते हैं। यहाँ पर विषम प्रकार के हैं लेकिन दोनों गतिशील होते हैं, मोटाइल होते हैं, और यहाँ पर विषम आकार के हैं पर नर युग्मक गतिशील होता है, मोटाइल होता है, और मादा युग्मक गतिशील नहीं होती है, नॉन मोटाइल होती है, ठीक है। तो ये 3 कंडीशन है, सम युग्मकी, विषम युग्मकी और अंड युग्मकी। सम युग्मकी का एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं एल्गी, ये है क्लैडोफोरा। क्लैडोफोरा। अच्छा, विषम युग्मकी फ्यूकस, ब्राउन एल्गी है, ब्राउन एल्गी है, ये ग्रीन एल्गी है। और अंड युग्मकी में देख सकते हैं ज्यादातर जो बड़े जीव होते हैं, जंतु होते हैं, या तो ह्यूमंस, मानव,
ठीक है दोस्तों, तो आपको युग्मक जनन की प्रक्रिया में 3 कंडीशन मैंने बताया, 3 अवस्थाएं बताया। पहला, अगर दोनों के समान युग्मक है और दोनों मोटाइल है तो होगा समयुग्मकी, आइसोगैमस, एग्जांपल है क्लाइडोफोरा। अगर दोनों विषम युग्मक, दोनों विषम प्रकार के हैं, देखने में अलग अलग डिफरेंट साइज एंड शेप के, इस सबको बोलेंगे विषम युग्मकी। और ये दोनों मोटाइल होते हैं, इसका एग्जांपल है फ्यूकस, ये ब्राउन एल्गी होता है। और थर्ड कंडीशन है, जब दो गैमेट मेल और फीमेल में मेल मोटाइल होता है और फीमेल नॉन मोटाइल यानी स्थिर रहती है, मोटाइल नहीं होती, गतिशील नहीं होती, तो इसे कहेंगे अंड युग्मक की। और इसमें मेल जो गैमेट होता है, नर युग्मक छोटा होता है और मादा युग्मक काफी बड़ी होती है, साइज डिफरेंस होता है, और इसे कहेंगे अंड युग्मक की। ऊगैमस एग्जांपल है ह्यूमंस, मानव। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको ये चीज समझ में आया होगा। आपको नेक्स्ट टॉपिक है लैंगिकता, इसके बारे में पढ़ें। लैंगिकता, सेक्सुअलिटी, आखिर ये होता क्या? देखिए जो लैंगिक जनन करने वाले जीव हैं, लैंगिक जनन करने वाले जीव हैं, उनके अंदर विशेष प्रकार के अंग पाए जाते हैं, लैंगिक जनन अंग पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे अगर मानव की बात करें तो मानव में पोषण तथा पाचन करने के लिए आपके पास पेट, स्टमक होता है, छोटी आंत होती है, बड़ी आंत होती है। वैसे ही आपके अंदर, ह्यूमन के अंदर ब्लड को पंप करने के लिए, रुधिर का परिवहन कराने के लिए हार्ट होता है। अच्छा, वैसे ही हमारे अंदर गैसों का एक्सचेंज करने के लिए, गैसेस एक्सचेंज के लिए लंग होता है, फेफड़ा होता है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है। वैसे ही हमारे अंदर, ह्यूमंस के अंदर रिप्रोडक्शन करने के लिए, जनन की प्रक्रिया को संपन्न कराने के लिए हमारे अंदर लैंगिक जनन अंग होते हैं। वैसे ही सभी जीवों में लैंगिक जनन करने के लिए लैंगिक जनन अंग होते हैं। अगर किसी जीव के शरीर में, बॉडी में एक लैंगिक अंग पाया जाता हो, या नर या मादा, उसे कहेंगे एकलिंगी। यदि किसी जीव के शरीर पर दोनों लैंगिक अंग, एक ही जीव पर दोनों लैंगिक अंग, मेल तथा फीमेल दोनों पाया जाता है, उसे कहेंगे द्विलिंगी। एकलिंगी, यूनिसेक्सुअल, द्विलिंगी, बाइसेक्सुअल। अगर जंतुओं की बात करें तो एकलिंगी का एग्जाम्पल देख सकते हैं ह्यूमंस और ढेर सारे जंतु, कोई भी जंतु की एग्जांपल ले सकते हैं लगभग। द्विलिंगी, स्पेशल द्विलिंगी देखेंगे, अर्थवर्म, केचुआ, अर्थवर्म, टेपवर्म और लीच। क्या है? टेपवर्म और लीच। या स्पंज देख सकते हैं, स्पंज, लीच मतलब जोक होता है। ये आपके द्विलिंगी जंतुओं के एग्जांपल है। द्विलिंगी कौन कौन होता है जंतुओं में? द्विलिंगी अर्थवर्म, केचुआ, टेपवर्म, एक फीता कृमि बोलते हैं जिसे, स्पंजेस, और लीच जो जोक होता है। ये द्विलिंगी जंतुओं के एग्जांपल है। एक लिंगी जंतुओं में ह्यूमंस की बात किया, या सारे लगभग देखेंगे जो जंतु होते हैं, मोस्टली जो बड़े जंतु होते हैं वो एक लिंगी। अच्छा, ये पौधों में ये विभिन्न प्रकार का नाम दिया जाता है, विभिन्न प्रकार की अवस्था होती है। जैसे अगर पौधों में एक लिंगी को बताना हो तो उसके लिए बोलते हैं एक लिंगाश्रयी, एक लिंगाश्रयी या डायोसियस। डायोसियस मतलब अगर एक पौधे पे एक एक लैंगिक अंग होगा, एक फूल होगा, सिर्फ एक लिंग वाला फूल होगा, तो उसे कहेंगे एक लिंगाश्रयी। जैसे एक लिंगाश्रयी, जैसे पपाया, डेट खजूर, पपीता, खजूर। मतलब यदि अगर किसी पौधे के ऊपर सिर्फ और सिर्फ एक लिंग अंग पाया जाता हो, या एक पौधे के ऊपर एक प्रकार के सिर्फ फूल होते हो, यानी मेल फूल अलग पौधे पे और फीमेल वाला फूल अलग पौधे पे हो, तो ऐसे पौधे को बोलेंगे एक लिंगाश्रयी, डायोसियस प्लांट। इसका एग्जांपल है पपाया, पपीता या डेट। अगर किसी पौधे पर, यदि किसी पौधे के एक ही पौधे पे दोनों प्रकार का फूल, नर तथा मादा लैंगिक अंग वाला फूल दोनों पाया जाता है, उसे कहेंगे उभय लिंगाश्रयी, उभय लिंगाश्रयी, उभय लिंगाश्रयी, मोनोसियस। ठीक है, मोनोसियस। एक ही पौधे पे दोनों प्रकार का फूल, जैसे ककरबिट्स, ककरबिट्स, कुकुरबिट्स, कुकुरबिट्स, और दूसरा कोकोनट, कोकोनट नारियल। तो दोस्तों देखा आपने, एक लिंगाश्रयी यानी एक पौधे पर एक प्रकार का फूल हो, या तो नर तथा मादा, उसे कहेंगे एक लिंगाश्रयी, डायोसियस, जिसका एग्जांपल है पपाया, पपीता और डेट खजूर। और अगर एक ही पौधे पे दोनों प्रकार के नर तथा मादा लैंगिक वाले फूल पाए जाते हो, पुष्प पाए जाते हो, तो ऐसे पौधे को बोलेंगे उभय लिंगाश्रयी, मोनोसियस, ककरबिट्स, कुकुरबिट्स और कोकोनट नारियल। कुकुरबिट्स का मतलब जैसे आपने देखेंगे जायद की जो फसल होती है, जैसे तरबूज, खरबूज, वाटरमेलन, मस्कमेलन, खीरा, ककड़ी, ये सब जितने प्रकार के फल होते हैं या सब्जी कह लीजिए, ककरबिट्स
के अंदर, फैमिली के अंदर आते हैं, ठीक है। तो ये होता है उभयलिंगस रे मोनोसियस। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज दोस्तों से शेयर करें जो इसका बेनिफिट ले सके।